सिंध पुलिस की बाहिम्मत कांस्टेबल आयशा नाज ने 2 साल कबल अपनी दोनों टांगें एक खौफनाक हादसे में खो दी। ये हादसा कैसे पेश आया और दोनों टांगें खो देने के बाद आयशा अब क्या कर रही हैं? इतनी ज़्यादा तकलीफ थी मुझे कि अम्मी अबू वो भी पास खड़े नहीं हो सकते थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं 27 साला बाहिम्मत खातून आयशा नाज, जो कि सिंध पुलिस में कांस्टेबल हैं। ये जब सिंध पुलिस में अपनी खिदमत सरअंजाम देने जा रही थी तो दौरान सफ़र इनके साथ एक दर्दनाक हादसा पेश आया। एक वाटर टैंकर ने जिस बाइक पर ये सफ़र कर रही थी उस बाइक को हिट किया, जिसकी वजह से ये अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई। ये हादसा इनके साथ कब रौनमा हुआ, कैसे रौनमा हुआ, ये बताइए। ये हादसा कब पेश आया कि आप अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं 2018 से सिंध पुलिस में एज अ कांस्टेबल जॉब कर रही थी और जो है मैं डेली अपनी ड्यूटी पॉइंट पर जाती थी, क्योंकि मेरा घर और मेरा ड्यूटी पॉइंट जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पर था और मैं बाइक से ट्रेवल करती थी। मैं घर से जो है उस दिन भी मेरी 3 बजे की ड्यूटी होती, तो मैं घर से ड्यूटी के लिए रेडी होकर जा रही थी बाइक पर और जो है नामाड़ीपुर रोड पर पहुंची और जो है मैंने देखा कि एक वाटर टैंकर जो है वो बहुत स्पीड में आ रहा है। वाटर टैंकर ने बाइक को हिट किया और मैं जो है वहीं गिर गई। वाटर टैंकर के जो फ्रंट वाले टायर्स थे वो मेरी दोनों बोथ लेग्स के ऊपर से गुजरे और मेरी जो दोनों लेग्स हैं वो क्रश हो गई वहाँ पर। उस टाइम तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। हादसा ही ऐसा था, बिल्कुल मैं अनकॉन्शियस थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी टाइम में मुझे होश आता था कि मतलब मेरे साथ कुछ हुआ है। जब मुझे थोड़ा-सा होश आया तो मैंने देखा कि काफ़ी सारा क्राउड है। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस वक़्त तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे हल्का-सा मुझे थोड़ा-सा होश आया तो मैंने देखा कि बहुत सारा क्राउड जमा है और लोग यही कह रहे हैं कि लड़की बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट बहुत मेजर हो गया और दोनों जो टाँगें हैं वो हमें नहीं लगता कि इसकी ठीक हो सकती। मतलब मैं ऐसी बातें सुन रही थी थोड़ी बहुत। फिर जो है मुझे ये हुआ कि थोड़ी देर में मैंने देखा एम्बुलेंस आई। मुझे एम्बुलेंस में वहाँ से लेकर जो है ट्रामा सेंटर सिविल हॉस्पिटल जो है वहाँ तक पहुँचाया गया इमरजेंसी में। जब मैं काफ़ी टाइम में इमरजेंसी में रही, डॉक्टर्स ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और फिर जो है मुझे मेरी पेरेंट्स का इंतज़ार किया गया, क्योंकि वो इतना मेजर एक्सीडेंट था और मेजर जो है वो ऑपरेट्स होने थे, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स का इंतज़ार किया गया। जब मेरे पेरेंट्स आ गए तो सिग्नेचर वगैरह उनसे लिया और मुझे उस वक्त तसल्ली हुई कि जब मैंने अपनी अम्मी को, अपने बाबा को देखा कि हाँ अब वो लोग पहुंच गए। उससे पहले मुझे बहुत बेचैनी सी थी, थोड़ा सा मुझे होश आता था लेकिन बिल्कुल मैं ऐसी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी टांगों को देखूं कि मेरी टांगों को क्या हुआ है, क्योंकि तकलीफ़ तो उस वक़्त इतनी फ़ील हो नहीं रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। मैं उठना चाहती थी, देखना चाहती थी कि अपनी टाँगों को देखूँ कि क्या है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो मुझे बिल्कुल पीछे धकेलते कि नहीं अभी आप पीछे होकर लेटें, आप सुकून से लेटें। फिर इतने में ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स आए। जब मैंने उनको देख लिया तो मुझे तसल्ली हो गई। उनको देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल, मैं अनकॉन्शियस ऐसी हुई कि मैं फिर अपने ऑपरेट्स के बाद जब उठी तो मैंने खुद को आईसीयू में पाया। और फिर मतलब मेरे जो एक्सीडेंट के बाद जो ऑपरेट्स हुए हैं वो बहुत मेजर थे, क्योंकि मेरी दोनों जो लेग्स थी बिल्कुल डैमेज हो गई थी। बोन्स जो हैं वो क्रश हो गई थी। डॉक्टर्स ने काफ़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मेरी टांगों को बचाया जाए। उस वक्त मेरी टांगों को बचाने के लिए ऑपरेट्स जो हुए थे उसमें मुझे दोनों टांगों में फिक्सेटर लगाए गए हैं और अंदर प्लेट्स डाली गई ताकि जो है मेरी बोन्स जो हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन 2 दिन मैं ट्रामा सेंटर में रही। मेरे जो है मुसलसल वो चेकअप होते रहे। डॉक्टर्स का ये कहना था कि मेरी जो राइट वाली जो लेग है उसकी जो वेंस हैं वो डैमेज हो गई हैं। बहुत कोशिश की लेकिन उसकी जो वेंस जो हैं वो सही से जुड़ नहीं पाई और ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा था बॉडी में। तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि आयशा की ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी होगा कि हम इसकी राइट जो लेग है वो एम्प्यूट करें। फिर मतलब आपको पता है पेरेंट्स जो हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो अपनी एक चलते फिरते बच्चे को इस हाल में देखें। तो फिर अचानक कोई इस तरह इंसिडेंट हो जाए, वो बिल्कुल भी जो है बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। वो बर्दाश्त भी एक अलग चीज़ है,
वो तो ये सोच भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों के साथ कभी ऐसा हो सकता है। घर से आप ज़ाहिर सी बात है चलती फिरती गई हैं, जब उन्हें इत्तला मिली होगी कि हमारी बच्ची हॉस्पिटल में है। जी हाँ, और एक चलता फिरता इंसान जो पूरे घर को लेकर चल रहा है, मतलब कि हर चीज़ में साथ साथ हो, और फिर वो बिल्कुल ऐसी हालत में आ जाए तो एक्सेप्ट ही नहीं होता ना। तो पेरेंट्स का यही था कि मेरी लेग्स को किसी भी तरीके से बचाया जाए। तो मुझे सेकंड डे जो है, जब डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनकी टांग इनको ज़िंदगी को बचाने के लिए इनकी टांग जो है वो राइट वाली एम्प्यूट करनी पड़ेगी, मतलब काटनी पड़ेगी। फिर मुझे वहाँ से काफ़ी डॉक्टर्स का पता किया, तो मुझे वहाँ से जो है मेडिकल हॉस्पिटल है एक आयशा मंजिल पे, अहमद कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर ले गए। वहाँ प्राइवेट डॉक्टर्स थे जिन्होंने कहा कि हम इनकी टांग के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे कि बच जाएँ। लेकिन वहाँ भी यही हुआ कि मैं 5 दिन वहाँ रही, लेकिन फिर जो है मेरी वही सेम कंडीशन थी, तो मेरी फ़र्स्ट जो लेग है वो 5वें दिन एम्प्यूट हो गई। और जो दूसरी लेग है आपकी, वो डॉक्टर्स ने जो आपको बताया था कि हमने जो है राइट साइड वाली लेग जो है वो आपकी टांग काटनी पड़ेगी, तो दूसरी वाली टांग काटने की नौबत क्यों पेश आई? अच्छा, दूसरी टाँग में भी सेम था, लेकिन मेरी दूसरी जो लेग थी उसमें ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो रहा था। फिक्सेटर्स जो लगे हुए थे वो बिल्कुल ठीक थे, प्रॉपर चल रहा था, ट्रीटमेंट होता रहा मेरा। मैं हॉस्पिटल से घर भी चली गई क्योंकि जो फर्स्ट ऑपरेट हो चुके थे वो थोड़ा सही हुआ, तो मैं हॉस्पिटल से घर भी शिफ्ट हुई। घर में भी मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, डेली बेसिस पर जो है वो मेरी बैंडेज वगैरह हुआ करती थी और क्लीनिंग होती थी, सब कुछ होता था। तो वो एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक प्रोसेस होता था, और मैं मतलब मेरी वो जो तकलीफ़ थे वो मुझसे ही नहीं, और भी जो पेरेंट्स मेरे जो थे, अम्मी अबू, वो भी पास खड़े नहीं हो सकते थे कि वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी मुझे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन अ, वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला कोई तकलीफ़ आपको दे रहा होता है तो उसमें सब्र का इतना अजर होता है कि मतलब अगर हम सब्र करते हैं तो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने बर्दाश्त की हिम्मत दी होती है, तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी इस चीज़ को। फिर ये है कि 1.5 महीने के बाद जब मैं अपना चेकअप करवाने के लिए गई, वैसे जाती रहती थी, लेकिन प्रॉपर चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरी जो बोन है वो डेड हो गई है। जी, लेफ़्ट वाली लेग की। बस फिर यही था, डॉक्टर्स का यही कहना था कि इनकी जो लेफ़्ट लेग है वो एम्प्यूट करनी पड़ेगी। इस हादसे के रौनमा होने के बाद ज़ाहिर सी बात है बड़ा तकलीफ देह मरहला होता है ये, मैं समझ सकता हूँ, आपका दुख भी जो है वो फ़ील कर सकता हूँ। उसके बाद से अब आपकी ज़िंदगी कैसी है? सर, ये बहुत जो है एक्सपेक्टेड है। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो। हम अपनी लाइफ़ को एक प्लानिंग से लेकर चल रहे होते हैं कि हमें ये करना है, अब ये करना है। अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि अब मैं अच्छी जॉब करूँगा। तो मतलब हर इंसान जो है वो अपनी प्लानिंग्स पर चल रहा होता है। तो हम समझ रहे होते हैं कि हम अपने लिए बहुत बेस्ट चॉइस कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे होते हैं वो हमें नहीं पता होता। तो यही मेरे साथ हुआ कि मेरी इतनी सारी जो प्लानिंग्स थी वो कैसे एकदम ज़िंदगी चलते-चलते हवा के एक तेज़ झोंके ने मेरी ज़िंदगी को ऐसे बदला कि सब चीज़ें बदल गई। ज़ाहिर-सी बात है बचपन से आपकी ख्वाहिश थी कि मैं फ़ोर्सेस जॉइन करूँ। जी, सब चीज़ें बदलने के साथ-साथ मतलब हादसे ने मुझे ही बदल दिया। तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक्सेप्ट करना। मैं पूरा 1 साल 2 साल घर में आइसोलेट रही। पहला साल तो यूँ था कि मैं बिल्कुल बेड पे थी। मुझे उठाया-बिठाया जाता था, मतलब मैं बिल्कुल बेड पे हो गई थी, कोई काम नहीं कर सकती ज़ाहिर-सी थी। बात है आप उस हादसे से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। जी बिल्कुल, मैं जो है बिल्कुल वो एक सडन शॉक था। मैं ट्रॉमा में चली गई थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी खुद को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबने मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई, घर से मेरी अम्मी ने और सब ने। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे अंदर हिम्मत आना शुरू हुई। तो मेरा फर्स्ट जो स्टेप था वो यही था कि मुझे कुछ करना है। मैं अपने आप को एंड नहीं करना चाहती थी। तो मैंने पहला जो मेरा स्टेप था वो ये था कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँ। तो मैंने फर्स्टली जो है वो अभी रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो है एडमिशन लिया मास्टर्स के प्रोग्राम मास कम्युनिकेशन में। तो मैंने अभी जो है वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके साथ-साथ फिर मतलब घर में रहती थी, यूनिवर्सिटी जॉइन की तो मुझे लगा कि मैं बाहर निकल सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। तो फिर एक दिन मैं बैठी हुई घर पर मोबाइल चला रही थी, तो मैंने फ़ेसबुक पर एक पेज देखा जो डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से था। तो मैंने कांटेक्ट किया और मैं जो है डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन तक पहुंच गई, जो कि एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है। यहाँ आने के बाद तो मेरी लाइफ ऐसे चेंज हो गई
कि जब मैं यहाँ पर कहाँ आई, से मोटिवेशन मिली आपको, एक नई ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है कि एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई और मोटिवेशन तो ऐसी मिली कि मैं पहले समझती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं समझती थी कि जो जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनके साथ डिसेबिलिटी है कोई भी, तो वो घरों में रहते होंगे, कुछ नहीं कर सकते होंगे। और हादसे के बाद मुझे ऐसा लगता था कि ये हादसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, क्योंकि मैंने अपने जैसे लोगों को नहीं देखा था। लेकिन जब मैं इस इदारे में आई, डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन में, यहाँ आने के बाद मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि मतलब मैंने यहाँ पर आकर देखा कि सब बच्चे, सब लड़कियाँ अपना अपना काम खुद करती हैं, माशाल्लाह से पढ़ती लिखती हैं, वो खुद आती जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पर जॉब्स कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। और सबसे जो मेन कैरेक्टर था वो सर जावेद रईस का था। जब वो मुझे मिले, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की, जो फाउंडर ऑफ DWA हैं, उन्होंने मेरी इतनी अच्छी काउंसलिंग की कि मेरी लाइफ चेंज होगी। मतलब कि मेरी लाइफ का पहले एक एम था जो ख़त्म हो गया था और फिर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मतलब लाइफ चेंज हुई, एम्स चेंज हुए। अब मैं चाहती हूँ कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वुमेन्स हैं, मैं उनके लिए कुछ करूं। जो मुझ जैसी, एक मैं ही नहीं और भी बहुत सी होंगी जो घरों में होंगी, जिनकी स्कूलिंग नहीं हो सकती है, जो घर से बाहर, क्योंकि हमारे लिए जो है, अब तो मैं अपने लिए ही कहूँगी कि हमारे लिए ऐसे स्कूल्स नहीं हैं जहाँ पर जा सकें, ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं है जो हम आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक प्रॉपर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, उनके लिए एक प्रॉपर वे हो ताकि वो स्कूलिंग ले सकें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि उनको भी हक़ है जीने का, वो भी माशरे का हिस्सा है, उनको भी हिस्सा समझा जाए और उनकी ज़िंदगी भी इतनी सेट हो, वो भी इतना इंडिपेंडेंट हो कि वो अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेकर चल सकें।